हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट करेंगे। अब जो हमारा 11th क्वेश्चन उसके अंदर बोला है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। हमें बोला है जो हमारी फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है वो कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर। ये हमें गिवन है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? अब फर्स्ट टर्म क्या होगी वो हमें पूछा है। दैट इज S1 जो कि हमारी S1 के इक्वल है। ये हमसे जो है गिवन है और पूछा है कि A1 क्या होगा। अब ये क्यों गिवन है कि वो हमारी S1 के इक्वल होगी और हमें यहाँ पे Sn की वैल्यू क्यों गिवन है। अगर आपको ये पता चल जाएगा ना कि क्यों गिवन है तो वहीं पे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये क्यों गिवन है मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले आगे देखो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि आपको S2 निकालना है, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, टेंथ टर्म A10 और nth टर्म यानी कि AN। ये आपको सब जो चीज़ें हैं ये आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हमें Sn गिवन है यानी कि सम गिवन है n टर्म्स का, वो है 4n माइनस एन स्क्वायर। ये हमें गिवन है। अब ये बोला है आगे कि जो हमारी A1 यानी कि फर्स्ट टर्म एक तो वो निकालनी है और वो ऊपर से S1 के इक्वल है। अब ये क्यों बोला गया है कि वो हमारे S1 के इक्वल है? अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल से समझो कि जैसे ये आपके पास एक AP है, जैसे ये आपके पास एक AP है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी 3 होगी। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, वो भी तो आपका 3 ही होगा। तो उन्होंने गलत थोड़ी ना बोला है कि फर्स्ट टर्म हमारी S1 के इक्वल होगी। ये तो बस आपको जो है बताया क्यों गया था। वैसे तो आपको ये पहले से पता था, लेकिन वो बताया इसलिए गया था ताकि आपको पता चल जाए कि आपको यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, यानी कि हिंट दी गई है आपको यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल लूँ, जैसे 2, 4, 6 एंड देन सो, जैसे ये है। अगर इसकी फर्स्ट टर्म बोलूँ, फर्स्ट टर्म क्या हो गई 2 होगी। अब फर्स्ट टर्म का सम क्या हो गया, वो भी तो आपका 2 ही तो हो गया। इसलिए आपको ये गिवन है कि A1 आपका S1 के इक्वल है। अब इसकी मदद से हम यहाँ पे हमारा जो है एक फॉर्मूला बनाएंगे। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि आपका S2 क्या होगा, S2 क्या होगा, फर्स्ट टर्म का सम और सेकेंड टर्म का सम। अगर मैं ये देखो, ये क्या होगा 6 प्लस 3 करके ही तो आपका 9 आया है। तो S2 क्या होता है आपका A2 प्लस A1 ही तो होता है। और मैं बोलूँ कि आपको यहाँ पे A2 की वैल्यू निकालो, तो A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? A2 की वैल्यू आप यहाँ पे जैसे S1 को पुट कर दो, A1 को पुट कर दो S1 क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो है S1 है वो A1 के इक्वल है और इधर है S2। अब यहाँ पे A2 की वैल्यू निकालने के लिए इधर ये प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी A2 की वैल्यू कैसे निकली, S2 माइनस S1 करके। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं? अब यहाँ से हम फॉर्मूला बनाएंगे कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखो कि जब मेरे को A2 निकालना था तो यहाँ पे A2 2 हुआ और माइनस का 1 हुआ। अगर मैं यहाँ पे A3 निकालूंगी तो यहाँ पे S3 माइनस S2 होगा, यानी कि यहाँ पे 3 इससे एक कम करके यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या हुआ, AN इज इक्वल्स टू SN माइनस SN माइनस 1। ये आपका जो है फॉर्मूला हो गया। अब देखो हमें A1 भी निकालना है। A1 कैसे निकालेंगे? अब मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ये समझो कि हमें SN की वैल्यू क्यों दे रखी है। हमें इसलिए दे रखी है कि ताकि हम यहाँ पे n की जगह 1 पुट करें, यानी कि S1 हो जाए। और S1 किसके इक्वल है, A1 के इक्वल है। कुछ समझ आया कि हमें यहाँ पे अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं तो S1 हो जाएगा और S1 किसके इक्वल है, A1 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे हमारी A1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं। S1 क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लेना। तो यहाँ पे A1 जो है S1 के इक्वल है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट करूँ तो यहाँ पे S1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 1 ज़ा 4 माइनस 1। तो S1 की वैल्यू आ गई 3, यानी कि आपकी A1 की वैल्यू आ गई आपकी 3। ये आपको फाइंड आउट करना था। अब सेकंड आपसे पूछा है कि फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या होगा। फर्स्ट 2 टर्म्स का यानी कि S2 निकालना है, तो S2 यानी कि n की जगह 2 पुट कर देंगे। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर
अब 4 टू ज़ा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब माइनस करेंगे तो हमारी S2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब अगर आप देखो कि हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया, ये भी कर लिया। अब नेक्स्ट बोला है कि सेकंड टर्म क्या होगी, ये आपकी सेकंड टर्म नहीं होगी, फर्स्ट टर्म ही आपकी A1 के S1 ही आपका A1 के इक्वल होता है, S2 A2 के इक्वल नहीं होता। तो आप A2 कैसे निकालोगे, हमारी फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था AN इज इक्वल टू AN-1, ये आपका फॉर्मूला था। तो यहाँ पे n की जगह आप 2 पुट करोगे, तो क्योंकि उन्होंने बोला है A2 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो S2 माइनस 1, तो यहाँ पे S2 माइनस S1 हो जाएगा और यहाँ पे A2। अब हमें पता है कि फर्स्ट टर्म का सम क्या है और सेकंड टर्म का भी सम हमें पता है, तो हम A4 अपना निकाल लेंगे, तो A2 हम अपना निकाल लेंगे। तो S2 का सम अभी हमने निकाला था, A2 का सम क्या आया था 4 आया था। 4 माइनस A1 क्या था आपका, यहाँ पे A1 की वैल्यू थी 3, तो यहाँ पे A2 आ गया आपका 1, A2 आपने निकाल लिया। अब ये फॉर्मूला हमने इसीलिए पता किया क्योंकि ताकि हम सेकंड टर्म निकाल सके। अब थर्ड टर्म हम ऐसे ही निकालेंगे, तो सबसे पहले तो S3 निकालेंगे, यानी कि n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो S3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 3, तो S3 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब A3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, S3 माइनस S2, S3 क्या है आपका, S3 अभी निकाला है ना, 3 है, माइनस S2 क्या था आपका, S2 था आपका 4, तो यहाँ पे A3 की वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि बड़े के सामने किसका साइन था, माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पे भी हमारा जो है माइनस आएगा। अब देखो, अब एक और चीज़ हमें A10 निकालना था, A10 कैसे निकालेंगे, पहले सम ऑफ 10 टर्म्स निकाल लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, n की जगह 10 पुट करना पड़ेगा, तो -10 का स्क्वायर, अब 40 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो यहाँ पे S10 की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 60। अब AN इज इक्वल्स टू SN माइनस SN-1 होता है, तो A10 मेरे को अगर निकालना है तो A10 माइनस S9 हो गया, S10 माइनस S9 हो गया। अब S9 की वैल्यू भी तो मेरे को निकालनी पड़ेगी ना, तो हम यहाँ पे n की जगह एक बारी 9 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 5 ज़ा 36 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 45, क्योंकि बड़े के सामने माइनस का साइन था इसलिए हमारा माइनस में हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, S10 क्या था आपका, S10 क्या था माइनस का 60 आया था, माइनस का 60 आया था ना, हाँ, और माइनस इनटू ये तो आपका फॉर्मूला का माइनस था, तो माइनस, तो अगर ये माइनस में तो अलग से माइनस हम लगाएंगे, तो -60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 45। अगर मैं प्लस माइनस माइनस करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी -15, ये आ गई आपकी A10 की वैल्यू। यही आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर निकालना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें बोला है कि ऐसी 14 टर्म्स का सम निकालो, उन टर्म्स का निकालना है और जो कि हमारी 6 से डिविजिबल हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें बोला है 1 से लेके 14 तक जितने भी हमारे 6 से डिविजिबल हैं उनका हमें जो है सम निकालना है। तो अब हमें पता है कि 6 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे, जो कि हमारी 6 के टेबल में आते होंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 12 18 एंड देन सो ऑन, ऐसे होगा। अब हमें कितने तक बोला है, 40 तक बोला है, तो इनकी 40 से पीछे वाली टर्म हमारी जो है 6 से डिविजिबल होगी, यानी कि 40 से पीछे जो भी हमारी 6 से डिविजिबल होगी वही हमारी जो है लास्ट टर्म होगी। तो मैं यहाँ पे जो है a की वैल्यू होगी 6, d की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 6, तो d की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 6। अब S10 हमें निकालना है, S40 निकालना है, सम ऑफ 40 टर्म्स निकालना है, तो S40 हो गया। अब यहाँ पे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू क्या है 40 है, क्योंकि यहाँ पे SN होता है, n की जगह क्या है 40 है, तो n की वैल्यू हो गई 40/2 इंटू 2 a की वैल्यू देखो क्या थी 6 थी, 6 माइनस 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी आपकी 6 है, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 20 इंटू 6 2 ज़ा 12 प्लस, देखो यहाँ पे प्लस था ना, तो 40 माइनस 1 क्या हो जाएगा 39 इंटू 6, अब यहाँ पे 20 प्लस
12 प्लस 39 इंटू 6 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 6 ठीक है, तो 234 ये आ जाएगा। अब 20 इंटू अगर मैं इसे प्लस करूँ तो 4 5 6 और हमारा 3 4 एंड देन 2, तो यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो तो वैसे ही लगाते हैं, 6 2 12 हो जाएगा, 2 2 8 9 2 2 4, तो ये हमारी आ गई S40 यानी कि 40 टर्म्स का जो सम है वो क्या है 4920। यही था आपका 12th क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये पता करना था कि हमें यहाँ पे जो है 6 टर्म से डिविजिबल, इसके अंदर क्या चीज़ अलग हुई है, 6 से जो डिविजिबल है वो बताने थे। और वैसे हमारे जितने भी पीछे क्वेश्चन थे उनके अंदर क्या बोला था 1 2 3 हमें बता दो कि इतने टर्म्स का सम क्या होगा, और यहाँ पे ये बोल दिया कि 6 जो 6 से डिविजिबल है 1 से लेके 40 तक उनका सम बताओ, तो ऐसी कुछ खास बात नहीं थी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स डिविजिबल बाय 8, ये दोनों सेम क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे लिखे हैं हम। अब सम बोला है 15 टर्म्स का और जो कि हमारी 8 से डिविजिबल है। अब 8 से कौन कौन सी डिविजिबल होंगी, जो कि हमारी 8 की टेबल में आ रहेंगी, तो 8 16 24 एंड देन सो ऑन ऐसे ही चलती जा रही होंगी। अब ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 और डी की वैल्यू हो जाएगी 16 - 8 यानी कि डी की वैल्यू भी आपकी होगी यहाँ पे 8। अब S15 यानी कि 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की वैल्यू हो गई 15/2 इंटू 2, ए की वैल्यू क्या है 8 है, प्लस फॉर्मूला लिख ही देते हैं SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, साथ साथ फॉर्मूला लिखते चलोगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगा। प्लस n की वैल्यू है 15 - 1 इंटू डी क्या है आपका 8 ही है। अब 15/2 कैंसिल नहीं हो रहा तो ऐसे लिख देंगे 8 2 16 प्लस 15 - 1 क्या होगा 14, 14 इंटू 8 करेंगे तो हमारा 112 हो जाएगा। अब इसे अंदर प्लस कर लेते हैं, अंदर प्लस करेंगे तो 6 7 8 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कैंसिल हो सकता है ये 2 6 2 4 8। अब 15 इंटू 64 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 960 फर्स्ट 15 टर्म्स जो कि हमारी किसे 8 से डिविजिबल है उनका सम कितना है 960। यही हमें जो है अपने 13 क्वेश्चन के अंदर बताना था। अब देखो हमारा 14 क्वेश्चन क्या है, अब देखो फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमें बोला है 0 से लेके जितने भी 50 के बीच में जो हमारे ओड नंबर्स हैं उनका सम बताओ। तो अब हमें पता है कि 50 टर्म्स हमें बोला है कि टोटल कितनी है, क्या कर रखे हैं, टोटल कितनी टर्म्स हैं 50 हैं, तो अब पता है कि उसमें से कितनी होंगी, तो टोटल लिख ही लेते हैं, टोटल है हमारे यहाँ पे 50, तो 25 क्या होंगे हमारे ओड नंबर्स होंगे। तो ओड नंबर्स कितने हो गए 25, यानी कि आपके यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 25 होगी, यानी कि ओड नंबर की नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी 25। नंबर n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म ही तो होता है, मैंने यही बोला है आपको। अब आगे देखो, अब यहाँ पे AP बना लेते हैं तो 1 3 एंड देन सोना ऐसे ही चलता जाएगा। अब 50 तो हमारा ओड नंबर नहीं है, इससे पीछे वाला हमारा ओड नंबर है, देखो 9 है, क्योंकि ये 9 जो है हमारा 9 को कैंसिल करें तो हमारा 3 आ जाएगा, तो यानी कि हमारा ये ओड नंबर है, तो यानी कि 1 3 एंड देन सोन ऐसे ही हमारा करते करते 49 तक हमारे जो है ओड नंबर हो गई। अब क्या करेंगे, हमारा SN का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे सम निकालने के बोला है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n क्या हो जाएगा 25/2 इंटू 2a की वैल्यू है 1 प्लस n-1 25 - 1 इंटू डी की वैल्यू निकालो, 3 - 1 करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो इंटू में 2, तो यहाँ पे 25/2 हमारा कैंसिल नहीं हो रहा, तो 2 1 2, 24 - 1 करेंगे तो 25 - 1 करेंगे तो 24, 24 इंटू 2 क्या हो जाएगा 24 इंटू 4 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24 इंटू 2, साथ ही प्लस कर लेंगे ना। अगर मैं यहाँ पे सिंपल प्लस करूँ तो 24 इंटू 2 करके 24 इंटू 2 हमारा प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 50। अब ये कैंसिल हो सकता है, तो 2 2 4 2 5 10, तो 25 इंटू 25 क्या होता है 5 25 होता है, 5 2 10, तो 2 से करेंगे फिर से हमारा 625। तो हमारी जो है 0 से लेके 50 के बीच में जितनी भी टर्म्स हैं और वो ओड नंबर है उनका सम कितना है हमारा यहाँ पे 625। अब देखो अगर आप चाहो तो इसको दूसरे फॉर्मूला से भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारी L क्या होगी। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें L पता नहीं चल रहा था, लेकिन हमें इसमें L पता चल रहा है, सिंपल सा पता चल रहा है, लेकिन उसमें पता तो चल जाता, लेकिन आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता, थोड़ी सी कैलकुलेशन
कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसलिए हमें SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने फॉर्मूला यूज किया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें यहाँ पे L यानी कि लास्ट टर्म 49 गिवन है और n की वैल्यू भी पता है, n की वैल्यू क्या है 25 है, और हमें a की वैल्यू भी पता है जो कि है 1। तो हम यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l ये लगा सकते हैं। तो n की वैल्यू है 25 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस 49। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल सिंपल हो जाती। वैसे आंसर सेम आएगा इन दोनों का। 25 इंटू 25 आपने किया था, कितना आया था 625। तो देखो आंसर तो सेम है लेकिन इसकी कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाएंगी। यहाँ पे हमें जो है ए डी नहीं निकालना, ए डी की वैल्यू जो है नहीं निकालनी पड़ेगी। अब देखो आपका जो 15 क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बोला है, आपको जो 15 क्वेश्चन उसके अंदर बोला है एक कंस्ट्रक्शन, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक अ पेनल्टी, यानी कि ए कंस्ट्रक्शन ऑन कॉन्ट्रैक्ट जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी। हमें बोला है एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हमारी कंस्ट्रक्शन जॉब पे स्पेसिफाई करता है पेनल्टी, यानी कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा होगा कि जो है एक इंसान है जो कि जैसे मैं जॉब कर रही हूँ, कोई भी जॉब कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर अगर मैं किसी भी वर्क के अंदर डिले कर देती हूँ, जैसे मैंने एक दिन का डिले कर दिया तो मेरे को कुछ रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर मैं काम टाइम पे नहीं करके दूंगी तो उसका जो है मेरे को हर दिन का उसके हिसाब से मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। यही इस क्वेश्चन के अंदर होगा। फॉर डिले ऑफ कम्प्लीटेशन बिहाइंड ए सर्टेन डेट एज फॉलो, यानी कि हमारे यहाँ पे जो है ₹20 देने पड़ेंगे हमें फर्स्ट डे के, और देन अपने 225 फॉर द सेकेंड डे, 300 रुपीज़ फॉर द थर्ड डे, एक्सेट्रा ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। हर दिन कितने पड़ रहे हैं 50 रुपीज़ बढ़ रहे हैं, यही आगे बोला है। ईच पेनल्टी फॉर ईच सब्सिडिंग डे बीइंग ₹50, यानी कि हर दिन अगर वो 2 दिन नहीं देता तो उसके 50 और ऐड हो जाएंगे, 3 दिन में फिर 50 ऐड हो जाएंगे, यानी कि 50-50 जो है सब्सिड कर रहा है वो अपने रुपीज़ को, यानी कि ऐड होते जा रहे हैं। मोर देन फॉर द सब्सिडिंग डेज हाउ मच मनी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू पे पेनल्टी इफ़ ही डिले द वर्क बाय 30 डेज, यानी कि अगर वो 30 दिन में अपना जो है वर्क लेट कर देता है, यानी कि 30 दिन तक वो अपना वर्क नहीं करके दे रहा है, डिले कर रहा है अपने काम में, तो उसे 30 दिन का लगा के कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट के 200 है, सेकंड के 250 हैं, थर्ड के 300 है, तो 30 डेज में कितने होंगे उन्होंने ये पूछा है। तो हमारी एपी तो सिंपल यहाँ पे बन ही रही है, 250, अब एपी बन गई तो सिंपल हम यहाँ पे आगे कर पाएंगे। देन सोन ऐसे ही चलता जाएगा। अब हमें बताना है कि एन की एस 30 बताना है हमें, सम ऑफ 30 डेज, यानी कि 30 डेज में उसे कितने रुपीज़ जो है पेनल्टी के तौर पर देने पड़ेंगे। तो ए की वैल्यू होगी यहाँ पे हमारी 200, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, सिंपल सी चीज़ है 50। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब n की वैल्यू क्या है 30 है, अपॉन 2 इंटू 2a की वैल्यू क्या थी 200 प्लस n की वैल्यू है 30 माइनस 1 हो जाएगा तो 29 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू क्या थी, देखो डी की वैल्यू हमारी आई थी 50। अब यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, 2 2 1 2 5 10, तो 15 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 2 2 हो जाएगा 4 प्लस 29 इंटू 5 करेंगे तो 0 तो पहले ही लगा देते हैं, 9 5 45, 9 5 45 हो जाएगा, और 5 2 10 11 12, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 145। अब इसे अगर मैं प्लस करूँ अंदर तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1850, ये आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 27,750, यानी कि उसे अगर वो अपने 30 दिन डिले कर देता है वर्क को, यानी कि वर्क को सबमिट करने में, तो उसे कितने रुपये, जैसे देखो आप इसे उससे रिलेट करके देखो, जैसे आप फीस पे नहीं करते हो तो जैसे ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन पे होता है ना अपनी फ़ीस भी, अभी जो हमारे केवी स्कूल थे उनके अंदर भी क्या होता है कि ऑनलाइन पे हमें फ़ीस जो है करनी होती है। तो जब हम ऑनलाइन पे करते हैं तो जैसे जैसे डिले होता जाता है, जैसे 1 डे हुआ तो उसके हिसाब से उसे 5 10 ऐसे ऐसे रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही दे रखा है, अगर वो अपना वर्क सबमिट नहीं कर रहा है, यानी कि काम नहीं कर रहा है, अगर वो 30 दिन का डिले कर देता है तो उसे इतने रुपीज़ देने पड़ेंगे।
इतनी तो उसकी सैलरी होगी। अब देखो आपका 16 क्वेश्चन क्या है, ₹700। अब सम क्यों दे रखा है ये समझो, सम क्यों दे रखा है आगे देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बाद में आपको समझ आएगा कि हमें सम क्यों दे रखा था। इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज, यानी कि हमें 7 स्टूडेंट को जो कि स्कूल के हैं उन्हें 7 कैश प्राइजेज, यानी कि 7 बच्चों को जो हमें कैश प्राइजेज देना है, और टोटल कितना है 700 है। अब आगे बोला है फॉर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस फॉर इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि अगर मैं बोलूँ, अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे एग्जाम्पल है फर्स्ट को अगर मैं 200 रुपीज़ दे रही हूँ तो नेक्स्ट को हमें 20 कम करके देना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि फर्स्ट प्राइज को तो उतना ही देना है। जैसे फर्स्ट प्राइज को कुछ भी दे, मतलब फर्स्ट जो प्राइस है उसकी कोई भी हमें ने जो है रुपीज़ की अमाउंट रख दी। अब जो नेक्स्ट होगी यानी कि सेकंड प्राइस ऑब्वियसली वो कम होगी उससे। जैसे हम बोलते हैं कि फर्स्ट प्राइस को जो है 1500 मिले हैं तो सेकंड को थोड़े से और कम मिलेंगे, और कम मिलेंगे। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि कितने कम मिलेंगे, कितने कम मिलेंगे, 20 कम मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो थर्ड, अगर किसी की थर्ड पोजीशन आई है तो थर्ड पोजीशन के लिए उसे 160, यानी कि 20 आपके यहाँ पे कम होते जाएंगे। अब फोर्थ को क्या मिलेगी 140 मिल जाएंगे। ऐसे ही आपके जो है कम होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें बोला है 7 कैश प्राइजेस, यानी कि हमें इस 700 अमाउंट को 7 उनमें यानी कि 7 प्राइजेस में बांटना है, कि 7 बच्चों के अंदर बांटना है, कि उनकी क्योंकि पोजीशन है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि 7 प्राइजेस हमें यहाँ पे बांटने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लो कि क्या निकालना है। अभी क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस। हमें बोला है कि हमें हर प्राइस की जो है वैल्यू निकालनी है, यानी कि फर्स्ट प्राइस अगर किसी का फर्स्ट पोजीशन आई तो कितना प्राइस है, सेकंड पोजीशन आई तो कितना प्राइस है, थर्ड है तो कितना है। तो सबसे पहले लेट कर लो कि लेट द प्राइस, मैंने फर्स्ट प्राइस लेट कर लिया कि वो है x, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या होगा, क्या बोला है कि 20 कम होगा, तो सेकंड क्या हो जाएगा और थर्ड क्या हो जाएगा। ऐसे ही हमारे चलते जाएंगे। तो सेकंड तो हम आ जाएगा x माइनस 20, और अगला क्या होगा x माइनस 20 माइनस 20, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x माइनस 40 ये आ गया। अब हमें पता चल गया कि हमारी फर्स्ट तो प्राइस, अगर किसी का फर्स्ट जो है पोजीशन आ रही है तो उसका प्राइस है x, और सेकंड आ रही है तो x माइनस 20, थर्ड पोजीशन आ रही है तो x माइनस 40। अब इसकी मदद से हमें SN का पता है तो 700 पता है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन नहीं है इसलिए हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो n की वैल्यू तो हमें निकाल नहीं n की वैल्यू तो गिवन ही है। हमें बोला है कि 7 किसमें बांटना है, 7 प्राइजेस के अंदर बांटना है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो है n की वैल्यू 7 हो जाएगी। जैसे बोल रखा होता है कि 7 टर्म्स, तो यानी कि वो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाती है 7 हो जाती है। और यहाँ पे बोला है 7 स्टूडेंट के अंदर बांटना है हमारी कैश प्राइस, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 7 होगी इंटू 2, a की वैल्यू तो हमें x है प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, डी देखो डी मैं आपको बताती हूँ डी क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ, जैसे डी निकालें तो a2 माइनस a1 होता है, तो a2 की वैल्यू है x माइनस 20। अब माइनस का x हो जाएगा, अब x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और अगर आप इसे ना निकालो और वैसे भी अगर आप दिमाग लगाओ तो सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही होती है तो हम इसे पॉजिटिव में लेते हैं, और कोई भी चीज़ घट रही है यानी कि माइनस में बोला उसे कम होते जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा माइनस हो रहा है, कुछ भी माइनस हो रहा है। और अगर आप वैसे भी करते ना तो भी आपका निकल आता। देखो वहीं पे मैं करके बता देती हूँ आपको एक बार। हाँ भैया क्या है x माइनस 20 है, माइनस में a1 की वैल्यू क्या थी आपकी x थी। अब यहाँ पे x माइनस 20 माइनस x, अब ये है माइनस का ये है प्लस का तो कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई माइनस 20 आ गई। यही मैंने आपको जो है बताया था। तो दोनों तरीक़ों से आप जो है कर सकते थे। तो d की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे आपकी माइनस 20। अब सिंपली सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल तो हो नहीं रहा है, और SN की वैल्यू भी लिख लो 700 है। अब इसे यहाँ पे ये डिवाइड में है इसके साथ, तो इधर आके हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, और 7 उधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, और 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 1 करेंगे तो हमारे यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 6 इंटू
माइनस का 20। अब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 7 वन ज़ा 0 0 और 100 इंटू 2 क्या हो जाएगा 200 इज इक्वल्स टू 2x। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस होता है, और 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे 0 तो है ही। अब ये इधर माइनस में तो इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 200 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2x। अगर इसे प्लस करेंगे तो आ जाएगा 320 इज इक्वल्स टू 2x। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारी 3 वन ज़ा 3 3 6 ज़ा 12, 0 का 0, तो x की वैल्यू आ गई 160। यानी कि अगर वो अपना जैसे मतलब फर्स्ट ये अरे अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ कि यानी कि अगर वो उसका फर्स्ट प्राइज़ है वो हो जाएगा 160, यानी कि अगर किसी की फर्स्ट पोजीशन आती है तो उसे कितना रुपीज़ का प्राइस मिलेगा 160 का। अगर किसी की जो है सेकंड आती है तो यानी कि 160 माइनस कितना कर देंगे 20 करेंगे ना, 20 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 140। और अगर किसी की 3 आती है तो यहाँ पे ही कर देते हैं, तो फर्स्ट की थी तो 160 सॉरी, तो नेक्स्ट तो 160 माइनस 20 हो जाएगा यानी कि 140। अब 140 माइनस 20 हो जाएगा यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 120, फिर से 120 में से माइनस 20 करेंगे तो 100, फिर 100 में से माइनस 20 करेंगे तो 80 में से माइनस करेंगे हमारा यहाँ पे 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, फिर से माइनस 20 करेंगे तो 40। यानी कि आपकी यहाँ पे हमें 7 टर्म तक ही निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 टाइम्स किया है। तो फर्स्ट प्राइस 160 होगा, सेकंड हो जाएगा 140, थर्ड हो जाएगा 120, और फोर्थ हो जाएगा 100, फिफ्थ 80, सिक्स्थ हमारा 60 और सेवन्थ हमारा हो जाएगा 40। अगर किसी की 7th पोजीशन आती है तो उसका हो जाएगा प्राइस 40। तो यही था हमारा 16th क्वेश्चन। अब चलेंगे 17th क्वेश्चन पे। स्टूडेंट ऑफ प्लांट ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इफ it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as class in which they are studying. A section of first will plant 1, a section of class 2 will plant 2 and so on till class 12th। अब ये क्या बोला है, हमें बोला है कि हर सेक्शन के हिसाब से एक स्कूल है जिसके अंदर बच्चे जो है प्लांट ग्रो करेंगे ताकि वो अपने स्कूल के चारों तरफ या अपने सराउंडिंग का जो है एयर पोल्यूशन कम कर सकें, यही बोला है क्वेश्चन के अंदर। अब आगे बोला है कि वो कितने प्लांट्स जो है ग्रो करेंगे वो हमारे डिपेंड करता है उसकी क्लास कौन सी है। यानी कि उसके पास तो सेक्शन है, सेक्शन के हिसाब से और क्लास के हिसाब से बताया है कि अगर फर्स्ट क्लास होगी तो उसे एक ही ट्री जो है ग्रो करना पड़ेगा, चाहे वो फर्स्ट में सेक्शन में उससे सेकेंड में चाहे थर्ड फोर्थ जितने भी हो। और अगर वो सेकेंड क्लास में है तो 2 ट्रीज, थर्ड क्लास में तो 3, फोर्थ क्लास में तो 4, और देन हमारे यहाँ पे 12th क्लास तक का बोला है। अब आगे बोला है देयर आर 3 सेक्शंस, 3 सेक्शन की लिमिट बोल दी है। अब आगे बोला है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। अब कितने प्लांट वो है ग्रो कर पाएंगे सारे स्टूडेंट मिलके फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आपके पास एक टेबल बनाऊं, जैसे क्लास 1 लिखे, यहाँ पे एक है क्लास 1 और है क्लास 2, क्लास 3 एंड देन सोने ऐसे करते करते हमारी क्लास 12th तक ये जा रहा है, क्लास 12 तक। अब यहाँ पे सेक्शन कितने बोले हमें, यहाँ पे ए सेक्शन, जैसे सेक्शन मान लो ए है, बी है, सी है, ऐसे हमारे सेक्शन है। अब फर्स्ट क्लास में तो 1 बोएगा, मतलब 1 ट्री जो है प्लांट करेगा। अब सेकंड में है तो 2, थर्ड में है तो 3, अब 12th में तो कितने करेगा 12 करेगा, क्योंकि बोला है कि जोन सी वो क्लास में है उसके हिसाब से जो है उसे ट्री ग्रो करने हैं। अब फर्स्ट क्लास वाला सारे सेक्शन मिला के कितने ट्री जो है ग्रो कर सकता है, 3 ट्री को ग्रो कर सकता है। अब सेकंड क्लास वाली कितने कर सकते हैं, तीनों सेक्शन को मिला के, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे थर्ड क्लास वाले 3 + 3 + 3 हो जाएगा 9, और 12 24, देन हमारा 12 हो जाएगा 36। यानी कि 12th क्लास वाले जितने भी हमारे 3 सेक्शन हैं वो कितना ग्रो कर सकते हैं, 36 ट्रीज ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारी एपी बन गई है, 3, 6, 9 एंड देन सो ऑन इज इक्वल टू 32। ये हमारे पास एपी बन गई। अब देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने ये क्यों बनाया था, ताकि मैं यहाँ पे एपी बना सकूँ। अगर आप एपी ऐसे बनाओगे ना 1 2 3 एंड देन सो ऑन, तो हमें सेक्शन तो हम भूल ही गए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है पहले सेक्शन बताया आपको। तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ पे A1 हो गया 3, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - 3 करेंगे तो हमारी यहाँ पे डी की वैल्यू भी क्या है 3 है।
अब डी की वैल्यू भी पता चल गई, ए की वैल्यू भी पता चल गई, और हमें एन की वैल्यू भी पता है कि यहाँ पे 12 क्लासेस हैं। कि क्या बोल रखा होता था पहले कि 12 हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम उसे एन मान लेते थे। यहाँ पे बोला है कि 12 क्लासेस हैं, या फिर 12 हमारे यहाँ पे जैसे 12 कैश प्राइजेस देने थे, तो एन की वैल्यू क्या होगी थी 7, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी 12 होगी। तो एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। अब ये फॉर्मूला मैं क्यों लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म क्या है 36, यानी कि 12th टर्म के बच्चे, सॉरी 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो कितने प्लांट ग्रो करेंगे 36, वही क्या होगी हमारी लास्ट टर्म होगी, यानी कि लास्ट कितने बच्चे कितने प्लांट ग्रो हो पाएंगे 36 प्लांट ही ग्रो हो पाएंगे। तो एल की वैल्यू में पता है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आप इसी फॉर्मूला को यूज़ करो, जो आपका पहले वाला फॉर्मूला है वो हर क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो सकता है, लेकिन जो ये फॉर्मूला है ये वही वहाँ पर ही यूज़ होगा जहाँ पे आपको एल की वैल्यू यानी कि ए एन लास्ट टर्म की वैल्यू आपको गिवन हो। तो एन की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे, एन की वैल्यू थी 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 3 प्लस एल की वैल्यू 36, 2 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 इंटू 36 प्लस 6 और 3 हो जाएगा 39। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 34, यहाँ पर जाएगा 234। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो है प्लांट है, यानी कि सम आ गया हमारा 234। कितने प्लांट ग्रो करेंगे हमारी स्कूल के बच्चे 234। यही था आपका 17th क्वेश्चन, सॉरी अब देखेंगे 18th और 19th 20, यही था आपका एक्सरसाइज। अब आपका जो 18 क्वेश्चन है, देखो ये जो आपकी एक्सरसाइज है ना 5.3, इसके अंदर 10 क्वेश्चन तक तो देखो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट जो है नहीं थी, लेकिन बाद में आपकी जो है स्टेटमेंट बड़ी बड़ी आ रही है। लेकिन अगर आप देखो कि अब तक आपके जितने भी क्वेश्चन आए थे क्या वो हार्ड थे? हार्ड तो मेरे हिसाब से तो नहीं थे। कि क्या था कि सिंपल सी हमारी एपी बन रही थी, वहाँ पे तो देखो जैसे दिमाग भी लगाना पड़ रहा था कि हमारी वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही थी, लेकिन यहाँ पे तो कैलकुलेशन ही नहीं है। क्वेश्चन को समझा देन अपना सोल्व हो गया, बस बात खत्म। तो ज़्यादा हमारे यहाँ पे नहीं है। पहले समझो कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, और क्या ये चीज़ जो गिवन है ये क्यों गिवन है। ये गिवन इसलिए है ताकि हमने हमारा जो निकालने के लिए बोला है वो हम निकाल पाए। हिंट ही तो दे रखी होती है, जैसे फर्स्ट हमारे 11th क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी, ऐसे इन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ए स्फेरिकल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, यानी कि एक हमारा स्पीयर है जो कि हमारे सर्कल से बन के मिला हुआ है, यानी कि हमारे बहुत सारे सर्कल हैं और उनकी मदद से जो कुछ सेमी सर्कल से एक सर्कल पूरे बहुत सारे स्पेरिकल हमारे बन रहे हैं। अब आगे बोला है विद द सेंटर। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से दे रखा है कि हमारे यहाँ पे ए जो है उसकी जो रेडियस कुछ होगी, इसकी रेडियस कुछ होगी, इसकी रेडियस कुछ होगी। तो ये हमें रेडियस गिवन है। अब ये गिवन क्यों है, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल लेंथ निकालनी है। तो क्वेश्चन को पहले पूरा रीड कर लेते। मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिया कि क्या निकालना है, ताकि आप यहाँ पे ऐसे नहीं सोचो कि क्या क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, क्या निकालना है। तो आगे क्वेश्चन के अंदर बोला है विद सेंटर्स ए टू बी, ए एंड बी, यानी कि हमारा यहाँ पे जो ये जो है बड़ा कर लेते हैं, ये जो है इसकी रेडियस दे रखी है, यानी कि ये हमें गिवन है ए टू बी। ए टू बी इसलिए दे रखा है कि हमारे यहाँ पे रेडियस गिवन है, कितनी गिवन है 0.5। तो फर्स्ट रेडियस हमें गिवन है 0.5। अब सेकंड बोला है वो है 1.0, यानी कि यहाँ से लेके हमारी यहाँ तक जो ये रेडियस होगी ये कितनी गिवन है 1.0। अब यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस कितनी होगी हमारी 1.5, और यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस कितनी होगी आपकी यहाँ पे हो जाएगी 2.0। अब यहाँ पे हमें बोला है टोटल लेंथ निकालो हमारी सच दैट मेड अप ऑफ 13। क्या बोला है कि हमें निकालनी है लेंथ। अगर हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे अगर 13 करते जाएं तो हमारी कितनी लेंथ हमें जो है यूज़ होगी। अब आपको पता है कि आपका जो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के हेमिस्फेयर का क्या फॉर्मूला होता है, देखो हमारा होता है 2πr²। अब बोला है हेमिस्फेयर का क्या होगा, वो था हमारा हेमिस्फेयर का। अब ये सेमी हेमिस्फेयर है, क्या है सेमी है, देखो हाफ है तो हाफ का क्या होगा 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा πr²। तो यानी कि हमें यहाँ पे
2 पाई आर होता है ना आपका फॉर्मूला, ध्यान नहीं रहा एकदम से, मैंने थोड़ा सा दूसरा फॉर्मूला सोच रही थी मैं। जैसे देखो आगे आपके जो 13 चैप्टर में ना बहुत सारे फॉर्मूला आ जाएंगे, तो मैं वहाँ पे पहुंच गई थी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई आर। तो यानी कि आप इसकी मदद से जो है अपनी आर की वैल्यू तो गिवन है और पाई की वैल्यू आपको जो है पता होती है, तो लेंथ आप निकालोगे। तो लेंथ कैसे निकालोगे, सारे प्लस प्लस करते जाओगे। तो यानी कि लेंथ 1, यानी कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये सब लेंथ आप जो है प्लस करोगे, तभी आपकी जो है टोटल लेंथ आप यहाँ पे फाइंड आउट कर पाओगे। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 देन सोन कहाँ तक बोला है, 13। तो L13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल का बोला है, तो इसलिए हम यहाँ पे L13 तक जाएंगे। तो L1 यानी कि पाई आर इज इक्वल्स टू, L1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, पाई इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है आपकी, आर की वैल्यू है फर्स्ट में क्या दे रखी है 0.6, तो 0.5। तो यहाँ पे आपकी L1 की वैल्यू होगी 0.5 पाई। पाई को ऐसे ही लिखते चलो ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, वहाँ पे ही एक बार ही वैल्यू पुट करेंगे और देन अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। अब L2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, L2 हो जाएगा हमारा पाई आर, वही पाई आर। तो आर की वैल्यू क्या थी 1.1 थी शायद, देखो 1.0 थी तो 1 ही लिख सकते हैं। तो पाई इंटू 1 यानी कि L2 की लेंथ आ गई आपकी यहाँ पे 1 पाई। अब L3 ऐसे ही निकालेंगे, L3 क्या हो जाएगा पाई आर हो जाएगा, और आई की वैल्यू जो है आर की वैल्यू क्या है 1.5 है, तो 1.5, तो L3 की वैल्यू आ गई 1.5 इंटू पाई। अब L4 भी ऐसे ही निकलाएगी। अब हमें आगे की रेडियस दे नहीं रखी, तो हम यहाँ पे यहीं तक निकालेंगे। वैसे तो दे भी रखी है, 2 दे रखी है, तो अगली क्या हो जाएगी L4 क्या हो जाएगी आपकी 2 पाई हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। अब पहले निकाल लेते हैं। ए तो पता चल गया कि 0.5 पाई है, ये आपकी सिंपली ए पी तो बन गई। अगर आप देखो L1 L2 L3 L4 ऐसे ही चल रहा जा रहा है, तो 0.5 पाई और 1 पाई और देन अपना है 1.5 पाई, और ऐसे ही चलता जा रहा है। अब हमें 13 का पता नहीं है कि कितनी लेंथ है, तो हम यहाँ वहाँ तक नहीं जाएंगे। हमें रेडियस अगर गिवन होती 13 का तो क्वेश्चन ही नहीं होता भाई, पाई की वैल्यू लिखनी पड़ती है आपको। तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो हो गई 0.5 पाई, और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 पाई में से माइनस करेंगे 0.5 पाई को, तो हमें पता है कि यहाँ पे हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0.5 पाई, तो डी की वैल्यू हो गई 0.5 पाई। वैसे तो आपको वैसे भी पता चल जाता है, अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखो कि आपका पॉइंट बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पे 0.5 था तो पॉइंट बढ़ा, फिर पॉइंट बढ़ा और फिर पॉइंट बढ़ा, तो यानी कि 0.5 का आपको जो है यहाँ पे डिफरेंस है। तो डी की वैल्यू होगी 0.5। अब एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म तो निकालनी है, यानी कि 13th टर्म का सम क्या होगा। अगर मैं फॉर्मूला एक बार आपको दोबारा बताती हूँ। जैसे देखो ये हमारा सेमी सर्कल है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और हमें बोला है ये हमारा होता है हेमी सर्कल, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो ये आपका है सर्कल, उसका होता है 2 पाई आर। और मैं बोलूँ कि सेमी सर्कल का क्या होगा, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हाफ हो जाएगा, हाफ ही तो हो गया, ये इसका हाफ हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो पाई आर हो गया। इसलिए मैंने वहाँ पे आपको सिंपली पाई आर लिख के बता दिया था। तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू तो सिंपल बात है 13 होगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 13 अगर हमारे कंसेक्यूटिव यहाँ पे सेमी सर्कल आ जाए तो क्या होगा। देखो कंसेक्यूटिव बोला है ना, अगर हमारे यहाँ पे 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स आ जाए तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, तो 13 ही हो गए। तो 2 इंटू ए की वैल्यू तो 0.5 पाई, प्लस एन की वैल्यू क्या है 13 है, -1 इंटू डी हमने निकाला था 0.5 है। अब यहाँ पे 13/2 तो कैंसिल नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी 5 2 से तो 10 हो जाएगा, तो पॉइंट लगेगा, तो हमारा यहाँ पे 1 पाई आ जाएगा, प्लस 13 -1 हो गया 12। तो 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पे एक बारी करके दिखा देती हूँ। 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी 0.5 से तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तो 5 2 अगर आप यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ मैं आपको, 12 इंटू 5 करेंगे तो सिंपल सी चीज़ है 60 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी तो आएगा, तो पॉइंट आएगा तो 6 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 60 लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक बारी साइड में दिखाना चाहती थी कि ताकि हम यहाँ पे 6 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो 60 वैसे तो आएगा 60, लेकिन पॉइंट लगने के बाद 0 बाद में कोई भी वैल्यू नहीं, अगर आगे भी होता है तो भी कोई वो नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 पाई, क्योंकि पाई भी साथ में ही है ना, यहाँ पे 5 था।
अब यहाँ पे 13/2 1 पाई प्लस 6 पाई क्या हो जाएगा 7 पाई हो जाएगा आपका। तो पाई की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे। देखो वहाँ पे आप हर एल के अंदर पुट करके आते, यानी कि L1 निकालते तो भी पुट करते, L2 निकालते तो भी पुट करते, लेकिन यहाँ पे एक बार ही पुट कर लेंगे। तो एक बार ही पुट करेंगे तो यहाँ पे 7 इंटू में 22/7, 7 की वैल्यू हम देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे बोल भी रखी है कि आप पुट करनी है 0.5 पुट 0 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है, लेकिन हमें बोला है कि यहाँ पे 22/7 यूज करनी है। अगर आप डिवाइड करके देखोते तो यही तो आती है। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 1 तो यहाँ पे 13 इंटू 11 हो जाएगा हमारा 143। तो यानी कि हमारी लेंथ कितनी हो गई 143 मीटर, यानी कि हमें इतनी लेंथ लगेगी। अगर हम यहाँ पे कंसेक्यूटिव 13 सेमी सर्कल बनाएंगे तो हमें यहाँ पे 143 जो है लेंथ यूज होगी। 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि हमारे यहाँ पे तो टोटल कितने लोग्स हैं 200 लोग्स हैं, और उन्होंने बोला है कि 20 लोग्स इन द बॉटम रो, यानी कि इस रो के अंदर 20 लोग्स होंगे और नेक्स्ट के अंदर 19 होंगे और ऐसे ही 18 होंगे 17 होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है 18 है, फिर नेक्स्ट रो के अंदर ऐसे ही हमारे जो है एक एक कम होते जा रहे हैं। इन हाउ मेनी रोज आर 200 लोग्स प्लेस्ड, यानी कि कितनी रोज के अंदर जो हमारे 200 जो है लोग्स सेट हो पाएंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 18 है, तो ऐसे ऐसे करते करते कितनी कहाँ तक हमारी जो है ये 200 लोग्स पूरी हो जाएंगी। और ये भी पूछा है कि हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, यानी कि लास्ट जो रो होगी हमारी उस रो के अंदर कितने जो है लोग्स होंगे, यानी कि कितनी लकड़ी के हमारे यहाँ पे टुकड़े होंगे। अब देखो सबसे पहले सीधी सी चीज़ है भाई, यहाँ पे हमारी एपी भी बन जाएगी। एपी कैसे बन जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे वही बात है, बोल रखा है कि ऐसे ऐसे हमारे जो है कम होते जा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एस एन की वैल्यू भी तो गिवन है। टोटल कितने बोले 200 लोग्स हैं तो 200 लिख देंगे। अब यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगा दो, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे को बताना है कि कितनी रोज के अंदर ये सेटल हो पाएंगे, ताकि हमारे यहाँ पे 200 लोग्स अच्छे मतलब कंप्लीट हो जाएं, कि कितनी रोज बनेंगी यहाँ पे हमारी 200 लोग्स की। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू नहीं तो निकालते हैं कि कितनी टर्म्स, कितने स्टूडेंट्स, कितनी रूम्स और कितनी लोग्स। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे कितनी रोज, तो हम कैसे निकालें एन की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2, ए की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी कि हमारी यही एपी बन जाएगी 20 19 18 एंड देन सोन ऐसे ही चलती जाएगी। हमें लास्ट तो पता नहीं है कि लास्ट के अंदर कितनी होगी, तो हम वहाँ तक मैं लास्ट नहीं लिख सकती, इसलिए मैंने एंड देन सोन बोला है। तो एन की वैल्यू तो निकालनी है, ए की वैल्यू है 20 n-1, बीच में प्लस भी तो है ना, तो प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ही है, क्योंकि 1 1 का हमारे यहाँ पे गैप हो रहा है, लेकिन माइनस होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार भी डिक्रीजिंग में होता है तो हमारा माइनस हो जाएगा। डी की वैल्यू निकालूँ अगर मैं 8-7 यानी कि 19-20 करेंगे तो बड़े के सामने माइनस का साइन तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, n/2 इंटू 2 2 तो 4 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू -1। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सी चीज़ है, इसे कैंसिल कर लेंगे, n/2 इसे कैंसिल या तो कैंसिल कर लो या फिर यहीं पे सोल्व कर लो। इसे सोल्व कर देती हूँ मैं पहले आपका, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। प्लस अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो अंदर होके हमारा मल्टीप्लाई देखो मल्टीप्लाई में है तो अंदर भी हमारा मल्टीप्लाई में ही होगा, तो n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस में आ जाएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि n है प्लस का और हमारा यहाँ पे 1 है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस n हो गया, और प्लस ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या होगा 40 + 1 करेंगे तो n/2 इंटू 40 + 1 हो जाएगा 41 माइनस n, यहाँ से n की वैल्यू निकाल पाएंगे हम। अब इधर तो 400 चलता ही आ रहा था, 400 नहीं था शायद 200 था ना, कितने लोग थे 200 लोग से, तो 200 हमारा चलता आ रहा था ना। 2 को उधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं तो 400 हो जाएगा, और n इंटू में 41 माइनस n हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर तो 41n माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू n क्या होता है n स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर भेज लेते हैं क्योंकि हमारा माइनस में, तो इधर लेके आ जाते हैं, तो n स्क्वायर माइनस का 41n और यहाँ पे प्लस 4
400 इज इक्वल्स टू 0। अब 400 के हम यहाँ से जो है फैक्टर्स निकाल लेंगे। 400 के फैक्टर क्यों निकाल रही हूँ मैं, कि ताकि हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकें, जो कि हमने हमारे क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर पढ़ा था। 400 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा 0 0। अब 2 से करेंगे तो 100 पे, और 2 5 10 हो जाएगा, तो 2 2 4 एंड देन 2 5 10। और देन 2 5 10 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 5 25 और देन 5 1 5। अब 5 5 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 4 4 2 8 8 2 हमारा 16 हो जाएगा। अगर मैं 16 और मल्टीप्लाई में 25 करूँगी तो हमारा 400 आ जाएगा, और इसे प्लस करके देखें तो 6 5 5 और 5 तो 10 हो गया, 1 हो गया तो 11 हो गया, 2 3 और 1 4। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स बन सकते हैं। तो n स्क्वायर यहाँ पे माइनस, हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो हम यहाँ पे दोनों ही हमारे जो है माइनस में लेंगे। माइनस में क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये माइनस के अंदर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्लस से लेती तो हमारा 41 तो आ जाता, लेकिन हमारा हमें चाहिए -41, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस में लेंगे। तो 16n + 400 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन हमें यहाँ पे प्लस नहीं करना, क्योंकि हमने फैक्टर्स क्यों बनाए थे। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो n - 25 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 16 कॉमन आ जाएगा, तो n - यहाँ पे 25 हो जाएगा। माइनस का बार कॉमन लिया, इसलिए हमारा यहाँ पे जो है 400 का साइन चेंज होके माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस का बार कॉमन लेते तो अंदर के साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। तो n - 16 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एक n - 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो हो गए हमारे। तो यहाँ पे n 16 इधर माइनस में तो उधर आके प्लस में, तो इधर माइनस में तो इधर आके हो जाएगा हमारा प्लस में। तो एक तो n की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 16, और एक n की वैल्यू आ गई 25। अगर आप ये सोच रहे हो कि देखो कि हमारे इसके अंदर या तो हमारी रो कितनी बन सकती हैं, या तो हमारी फिर 16 रो बन सकती हैं, या फिर 25 रो बन सकती हैं, तो यहाँ पे तो हमारी दो वैल्यू आ रही हैं। अगर ये इनमें से एक नेगेटिव आती तो हम ये मान सकते थे कि हमारी यहाँ पे जैसे ये 16 नेगेटिव आएंगे तो यानी कि हमारी 16 रो नहीं बनेगी, 25 रो बनेगी। लेकिन दोनों ही पॉजिटिव में आए तो हम क्या करें, तो सबसे पहले हमें ये भी तो पूछ रखा है कि कितनी हमारी लास्ट रो के अंदर लास्ट रो के अंदर कितने हमारे लोग्स होंगे। तो यहाँ पे A16 निकाले, तो क्योंकि हमें 16 रो के अंदर कितनी लोग्स होंगी ये निकालना है। तो A16 क्या होता है, A15 D होता है, A + 15D होता है। तो A है 20 + 15 इंटू में D की वैल्यू तो -1, तो यहाँ पे 20 माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 15 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5। तो A16 की वैल्यू आ गई 5, यानी कि हमारी अगर 16 रो हैं तो हमारे यहाँ पे कितने लोग्स होंगे, 16th रो में 5 लोग होंगे। तो यहाँ पे एक बारी A25 भी निकाल लेते हैं, तो A + 24D हो जाएगा। और A की वैल्यू वैसे तो आपको पता ही चल गया कि ये प्लस आ गया, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट हमारा माइनस ही आने वाला है। तो 20 प्लस हो जाएगा 24 इंटू में -1। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे -24। तो यहाँ पे आ गई हमारी -4, क्योंकि बड़े के सामने जो है माइनस का साइन था। अब कहीं भी एक बात बताओ, कहीं भी आप जो है माइनस में कोई चीज़ रख सकते हो, माइनस में तो नहीं रख सकते। या तो आप 2 चीज़ रख रहे हो, या फिर 3 या 4 5 6 7 वुडन लॉक्स कितने रख सकते हो, 4 5 जैसे रख सकते हो। कभी भी -2 -3 तो नहीं रख सकते ना। तो इसलिए आपके यहाँ पे जो है 16 तो रो होंगी, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, 16 होगी, और 16 रो में कितने नंबर ऑफ लोग्स होंगे आपके, 5 होंगे। अब देखो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है in a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potato are placed 3 meter apart in the स्ट्रेट लाइन। यानी कि हमें बोला है कि एक पोटैटो रेस हो रही है, और उसके अंदर जो एक बकेट रखी है, और स्टार्टिंग जो पॉइंट फर्स्ट जो पोटैटो रखा है वो हमारा कितने उस पे रखा है, डिस्टेंस पे 5 मीटर पे। अब नेक्स्ट हमारा रखा है +3 पे, जैसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है हमारा, 3 डिस्टेंस है। और ऐसे ही हमारे यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, 3 3, यानी कि यहाँ तक तो 3 3 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है 5 डिस्टेंस हमें दे रखा है एक पोटैटो से लेके बकेट तक का। अब हमें आगे क्या बोला है, देर इज 10 पोटैटोज, यानी कि हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करते करते 10 पोटैटो हमारे पास रखे हुए हैं। अब आगे बोला है ये कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यानी कि बकेट से वो स्टार्ट कर रहा है, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, यानी कि सबसे पहले वो ये पोटैटो उठाएगा जो कि उसके सबसे पास है। रन बैक विद इट, ड्रॉप
इन द बकेट, यानी कि सबसे पहले तो वो इसे उठाएगा और फिर वापस इसे जाएगा। तो क्या बोला है कि सबसे पहले तो वो जो कंपटीटर है यानी कि जो रेस लगा रहा है वो सबसे पहले अपने बकेट के पास खड़ा है। वो पहले तो जाएगा इसके पास, फिर वापस आएगा इसके पास, इसके अंदर डाल के फिर इसके पास जाएगा, फिर वापस इसके अंदर डालेगा। यानी कि उसको ऐसे ही कितनी बार करना पड़ेगा, 10 बार करना पड़ेगा। सारे पोटैटो उठाने के लिए तो उसे ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें यही बताया गया है कि सबसे पहले वो स्टार्टिंग करता है बकेट के पास से, और सबसे पहले उसके सबसे पास जो पोटैटो उसे उठाएगा, फिर वापस डालेगा, फिर अगले को उठाएगा, फिर से वापस डालेगा। रन एंड बैक द ड्रॉप इन एंड सी कंटिन्यू, सब यही बोला है। अब आगे बोला व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कंप्लीट हैज टू रन, कंपिटिटर हैज टू रन। उसने बोला है कि वो कितना रन करेगा अपने 10 पोटैटो को उठाने के लिए। यानी कि सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, ये यहाँ पे खड़ा है, वो 5 डिस्टेंस कवर किया, वापस आया तो 5 + 5 क्या हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे खड़ा है, इसे उठाएगा और फिर वापस जाएगा तो 5 + 3 क्या हो गया। पहले क्या करना है, 5 + 3 करना है, 3 नहीं करना है। यहाँ पे बकेट थोड़ी ना रखी है, यहाँ पे रखी है, तो 5 + 3 करेंगे। 5 + 3 क्या हो गया आपका, 9 हो गया। तो 9 + 9 करेंगे, फिर क्या करेंगे, 9 + 9 करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बकेट जो है इसके पास ना होके कहाँ पे रखी है, इसे उधर रखी है। तो यहाँ पे फर्स्ट में तो 10 हो गया, और 8 + 8 क्या हो जाएगा, 8 × 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। अब नेक्स्ट देखो, अब वो थर्ड पोटैटो के पास जाएगा, तो थर्ड के पास जाने के लिए उसे और डिस्टेंस करना पड़ेगा, यानी कि 10 + 5 + 3 + 3, यानी कि उसे इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसको जो है वो कितना हो जाएगा, 5 + 3 + 3 तो, और 3 तो हो जाएगा 6 7 8 9 10 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 22। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वो यहाँ तक तो उसे उठाएगा ही, उठाने के बाद वापस भी रखने जाएगा। क्या बोला है, वापस से बैक टू इट, वापस वहीं पे जाएगा और उसे वहां पे ड्रॉप करके वहां पे वो बकेट के अंदर ड्रॉप करेगा, तो वापस वो जाएगा, इसलिए वो 11 + 11 कराएगा। तो 11 + 11 कर लो, या फिर 11 × 2 कर लो, सिंपल सी चीज है। अब वो यहाँ तक जाएगा, अब यहाँ तक, यहाँ पे 3 डिस्टेंस है, यहाँ पे भी 3 डिस्टेंस है, क्योंकि उसने बोल रखा है। तो 3 3 3 3 3 3 ऐसे ही 3 3 है। अब यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो वही बात है, यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे कि यहाँ पे प्लस करेंगे 20, यहाँ पे कितना हो गया था हमारा, यहाँ पे 3 + 3 + 5 6 7 8 9 10 11 हुआ था। तो 11 + 3 यानी कि 33, 33 × 2 कर लेंगे, यानी कि हमारा 66 हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक उसने 66 डिस्टेंस कवर लिया। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे नहीं बताना, आप यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएंगी, तो हमें सब निकालना है। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे 3 3 3 3, लेकिन आप ऐसे, जो अगर आपका एग्जाम के अंदर टाइम बच जाए, ऐसे आपके क्वेश्चन आए और आपका टाइम बच जाए, तो आप क्या करो कि जो है लास्ट में ऐसे निकाल के देख लो कि 3 + 3 + 3 + 3 बार 3 9 बार तो 3 कर लो, और जो है एक बार 5 कर लो, क्योंकि उसने 10 पोटैटोज बोले हैं। तो उन्हें प्लस करने के बाद उन्हें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वो 2 बार करेगा, एक बार जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 10 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे यहाँ पे सिंपल ही आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें हमारे फॉर्मूले की मदद से करना है, क्योंकि ये चैप्टर इसलिए आया है ताकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन अपनी ऐसे ना कर पाए, क्योंकि हमें यहाँ पे जो ऐड करना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे एपी तो सिंपल ही बनाई है हमने, तो 3 बार कर लो, 2 बार कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी है, 10 है, क्योंकि उसने बोला है 10 पोटैटोज है, यानी कि वो 10 बार आएगा, 10 बार वापिस जाएगा। तो यहाँ पे एस एन तो हमें निकालना है कि टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो ए की वैल्यू तो होगी 10 और डी की वैल्यू 10, 16 - 10 करेंगे, यानी कि डी की वैल्यू होगी 6। अब एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 × 2a + n - 1 × d। अब लास्ट हमें पता नहीं है, इसलिए मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा सकती हूँ, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो 10/2 × 2, ए की वैल्यू क्या थी आपकी, ए की वैल्यू है 10, प्लस एन की वैल्यू क्या है आपकी, एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू क्या थी, 10 थी। 10 - 1 क्या हो जाएगा, 9 × में 6, तो 2 5 ज़ा तो हो जाएगा 10, 5 × 10 2 ज़ा 20, प्लस 9 6 ज़ा हो जाएगा 54। अब प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, पहले 5 लिख लेते हैं, तो 5 × 4 और 5 6 7 74। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा होता है 20, तो 0 7 5, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो 270 मीटर, यानी कि उसे कितना मीटर चलना पड़ेगा, 270 मीटर चलना पड़ेगा, ताकि वो जो है अपना जो है पोटैटो
अपनी रेस कंप्लीट कर पाए, 10 पोटैटोज को उठा के वापस बकेट के अंदर रखेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 270। यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। ये यहाँ तक आपकी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, यानी कि आपकी यहाँ पे जो है चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम हमारा जो है 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।